नमस्ते, नमस्कार, नमस्कारम, नमस्कारा, वणक्कम, सत श्री अकाल। जियो पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ मैं हूं अजय कुमार झा। कहने की ज़रूरत नहीं है कि अभी तक आपने अगर पुराने व्यूअर हैं हमारे इस चैनल के तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी भी कर लीजिए, और अगर आप नए आए हैं तो तुरंत कर लीजिए। आपको भी फ़ायदा है और आपके साथ साथ दूसरे लोगों को फ़ायदा है जिन्हें आप शेयर करेंगे। तो ऑफ कोर्स अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो शेयर भी ज़रूर करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक मिडल ईस्ट से है। मिडल ईस्ट की बात जब मैं करता हूँ तो मिडल ईस्ट में दो दो पैरेलल चीज़ें साथ साथ आप देख सकते हैं। एक तो मिडल ईस्ट जिसमें एक अरब वर्ल्ड। मिडल ईस्ट और अरब वर्ल्ड में कोई ख़ास अंतर नहीं है। थोड़ा सा अंतर यही है कि अरब वर्ल्ड में इस्लामिक कंट्री हैं, और जो मिडल ईस्ट है उसमें कुछ एक दो नॉन इस्लामिक कंट्री भी हैं। जैसे इसराइल की बात अगर आप करें तो वो मिडल ईस्ट का हिस्सा तो है, परंतु अरब वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पर जिस तरह से अभी तनाव बढ़े हैं पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स के स्फेयर पर, वो पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। ऑब्वियसली हमारे लिए भी, हम भारत के लिए भी, और दुनिया के बड़े बड़े देशों के लिए भी, अमेरिका के लिए, रसा के लिए, और वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। ऑब्वियसली जो मिडल ईस्ट के कंट्री हैं उनके लिए तो है ही है। ये बात मोटे मोटे तौर पर तो लोग समझ भी रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस पर थोड़ी सी बात जो आज मैं कहना चाहता हूँ उसे आपके सामने बताने की कोशिश करता हूँ। यूक्रेन का मसला, देखिए दो तीन अभी पैरेलल जो कन्फ्लिक्ट एरियाज़ हैं, या कहीं कि वार जोन भी आप कह सकते हैं। अब तो ये सब तो वार जोन में आ चुका है। कन्फ्लिक्ट एरिया तो वो सब एरिया हैं जहाँ स्थिति सामान्य नहीं है लेकिन कन्फ्लिक्ट है, जैसे इंडिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इस तरह से और भी कई हैं जो वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न कंट्री के साइड में है, वो सब भी हैं, टर्की वगैरह से रिलेटेड, और भी अलग अलग जगहों पर हैं। लेकिन जो वार जोन्स में तब्दील हो चुका है उसमें तो यूक्रेन है ही है। इसके अलावा इसराइल और हमास की लड़ाई चल रही है, और ताइवान भी वैसे आप अभी वार जोन में तो तब्दील नहीं हुआ है, लेकिन कन्फ्लिक्ट एरिया में वह भी आता है। तो आज मुझे मिडल ईस्ट पर बात करना है। जब मिडल ईस्ट की बात मैं करता हूँ तो अब वहाँ भी दो चीज़ें हैं। एक तो मिडल ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, अगर आप उसे देखें तो करीब के 22 स्टेट्स उसमें आ जाते हैं। और मिडल ईस्ट को ही अगर दूसरे नज़र से देखें तो वहाँ अरब वर्ल्ड भी है। और अरब वर्ल्ड की बात करें तो जो स्ट्रिक्ट अरब वर्ल्ड है वो 18 देशों का छोटा बड़ा मिला करके वो देश हैं जो वो चल रहा है। तो पैरेलल है, एक आप उसे समझ सकते हैं। मिडल ईस्ट में इसराइल भी आता है, लेकिन वो अरब वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री नहीं है। ऐसा आपको पता ही है। तो अब यहाँ दोनों एक एक अजीब सा लेयर, इंटर लेयर काम कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। अभी 7 अक्टूबर को जब हमास और इसराइल के बीच लड़ाई शुरू हुई तो उसके बाद बहुत भयानक स्थिति बनी, और इसराइल और हमास की लड़ाई बढ़ते गई, और अभी भी चल ही रही है। पिछले 6 महीने से यह लड़ाई चल रही है। लेकिन इसी बीच अभी 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 हम लोगों ने देखा अप्रैल महीने में ईरान ने अप्रैल महीने के, मुझे लगता है कि शायद 13 तारीख को, जी हाँ 13 तारीख को ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया। 13 अप्रैल के मिडनाइट 2024। और यह एक, और उसने ड्रोन से हमला किया। करीब कई सौ ड्रोन, माना जाता है करीब 300 ड्रोन्स पर एक साथ उसने अटैक किया इसराइल के ऊपर मिडनाइट को। और ऑब्वियसली इसने तो पूरे दुनिया में एक बार फिर से तहलका मचाया, और वो तहलका जो मचा तो इसलिए कि अब ऐसा लगा कि यहाँ तो बहुत सारे जो ग्लोबल पावर हैं एक साथ एक दूसरे के साथ टकराने की स्थिति में आ जाएंगे। और ऐसा लगा भी क्योंकि अब इस जो अटैक का निश्चित तौर पर इसराइल के द्वारा प्रतिकार किया जाना था, और इसराइल ने किया भी। 19 अप्रैल को इसराइल ने भी ईरान पर हमला किया। उसने जो मिसाइल से उससे हमले किए।
जब ईरान ने हमला इसराइल पर किया था तो उसके करीब करीब जो भी उस पर जो अटैक हुए 95% 96% अटैक को इसराइल ने संभाल लिया अपने। उनके जो आयरन ड्रोम हैं और वगैरह और भी कुछ सैटेलाइट्स को जो एंटी मिसाइल जो सिस्टम्स हैं उससे उन्होंने अपने आप को संभाला। उसमें उन्हें यूएसए का भी सपोर्ट मिला, ब्रिटेन का सपोर्ट मिला, जॉर्डन का मिला और समूह का मिला। वो स्थिति वहाँ बनी। तो फिर इसके बाद जब इसराइल ने भी ईरान पर हमला किया, लेकिन ईरान को कहीं और से उस तरह से खुला सपोर्ट तो नहीं मिला, लेकिन चाइना और माना जाता है कि रसा का उसको बैकअप है। तो ये एक स्थिति है। अब इसमें हो क्या रहा है, अब यहाँ क्या चीज़ है जो मैं आपको, चूँकि शॉर्ट में मुझे बताना है तो ये समझाना जरूरी है, ये बताना जरूरी है कि वहाँ कई तरह के एक्सिस एक साथ पैरेलल काम कर रहे हैं। एक एक्सिस तो ये है जो यूएसए और इसराइल का है, वो बिल्कुल बायलैटरल आप कह सकते हैं कि वो एक्सिस काम करता है। इसराइल और यूएसए एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं हर परिस्थिति में। वैसे अलग बात है कि इसराइल के साथ खड़ा होने के बावजूद यूएसए कई इस्लामिक अरब वर्ल्ड के कंट्री के साथ भी खड़ा रहता है, तो वो स्थिति है, तो वो भी एक एक्सिस है। उसे भी हम देख सकते हैं जिसमें इसराइल, यूएसए, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इवन कटार भी, चूँकि कटार भी यूएसए से काफ़ी क्लोज है, यूएई, तो ये सब मिल करके एक एक्सिस वो भी बनता है। तीसरा एक्सिस बनता है जो अपोजिट साइड से अगर आप देखें तो ईरान, लेबनान, सीरिया, और सीरिया में जो हिजबुल्लाह वगैरह वगैरह जो है, इधर हूती ग्रुप जो है माना जाता है कि उसे भी ईरान सपोर्ट करता है। तो एक एक्सिस ये बनता है। एक एक्सिस बनता है अलग, वो पैरेलल ईरान, चाइना और रसिया का। एक एक्सिस बनता है ईरान और रसा का। एक एक्सिस बनता है ईरान और चाइना का। तो अच्छा, अब ऐसे में इतने सारे लेयर्स और इतने सारे एक्सिस एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं किसी से कोई कन्फ्लिक्ट में है, कोई किसी से फ्रेंडशिप में है। तो वैसी स्थिति में अभी वहाँ का मिडल ईस्ट का जो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स चल रहा है। इसमें एक मसला और भी है। ईरान वैसे तो मुस्लिम कंट्री है, परंतु वह शिया डोमिनेटेड मुस्लिम कंट्री है, लेकिन मिडल ईस्ट में ज़्यादातर कंट्रीज शिया डोमिनेटेड नहीं है, वो सुन्नी डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं। लेकिन बावजूद ईरान हमास के सपोर्ट में, चूँकि हालांकि हमास सुन्नी डोमिनेटेड एरिया है, और फिर भी चूँकि इस्लामिक वर्ल्ड वाली बात हो जाती है तो वो उसके सपोर्ट में अपनी बादशाहत को दिखलाने की कोशिश कर रहा है और अपना सपोर्ट बताना चाहता है कि हम इनके साथ खड़े हैं। और यह भी एक कारण था कि एक इसराइल को ईरान के कोप का भाजन बनना पड़ा। हालांकि इसका बैकग्राउंड एक यह भी है कि इसराइल का एक अटैक नोइंगली अननोइंगली जो भी रहा हो स्थिति, वो ईरान के कंसुलेट पर सीरिया में हो गया, और उसके बदले में ईरान ने अटैक किया इसराइल पर। यह भी उसके दो बातें सिद्ध हुई। एक तो अपना बदला उसने पूरा किया, और दूसरा ये भी बतलाने की कोशिश की कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं, हमास के साथ खड़े हैं, और मुस्लिम वर्ल्ड के साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ यह भी बात जानने की है कि मुस्लिम वर्ल्ड इस वक्त, अरब का मुस्लिम वर्ल्ड डिवाइडेड है। वहाँ सऊदी अरब, जॉर्डन वगैरह, कटार तो अभी यूएसए के साथ हो चला है। तो एक तो ये स्थिति है, तो थोड़ा वहाँ एक मसला है, वहाँ भी आपस में थोड़ा सिचुएशन अलग है। और एक बात यह भी है कि उधर से टर्की भी है, उसके आगे अगर आप देखेंगे तो टर्की है, और टर्की जो ओटोमन अम्पायर था वो अपने आप को उसका वारिस मानता है। ओटोमन अम्पायर 1918 में जब उसको वो फुल्ली कोलैप्स कर गया, तो उसके बाद कई जो छोटे छोटे देश भी बने, तो वो उसको वो टेक ओवर करना चाहता है। अभी जो टर्की की जो स्थिति है, वहाँ के जो हेड हैं वो इस बात को भी बताना चाहते हैं। तो मुस्लिम वर्ल्ड का, इस्लामिक वर्ल्ड का लीडरशिप का भी एक मसला है, जो एक तरफ टर्की उठाए हुए है, एक तरफ सऊदी अरबिया ने उठा रखा था, और अभी भी थोड़ा उसे भी उस तरह का तरजीह मिला ही हुआ है, और अब ईरान भी उसमें अपनी बादशाहत बनाना चाहते हैं। तो तीन अलग अलग कन्फ्लिक्ट उनके आपस के भी हैं।
तो अब ऐसी स्थिति है। और यहाँ अगर आप देखें भारत की जो स्थिति है तो वो अजीब सी स्थिति है। भारत का अरब वर्ल्ड से काफ़ी अच्छा संबंध रहा है। भारत का अभी हम इजराइल के साथ भी मिला जुला करके अच्छा ही संबंध देख रहे हैं। तो अब ऐसे में बड़ा ही बैलेंसिंग सिचुएशन भारत के लिए भी करने वाली हो गई है। तो अब इन्हीं स्थिति को अब आगे, अब हालांकि जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, चूंकि वो तो बदला उसे लेना ही था, चूंकि वैसे अपनी इमेज की भी रक्षा करनी थी इजराइल में, अब खुद के लिए रक्षा करनी थी और दुनिया को भी यह बताना था कि इजराइल तो किसी से डरता है नहीं और सच भी यही है। तो वो ईरान को छोड़ कैसे देगा, और उसने ईरान को छोड़ा भी नहीं, उसने भी मिसाइल अटैक किया। तो अभी अब फिर बातें शांत हैं। वो चूँकि ईरान का भी मकसद पूरा हुआ, उसने भी बता दिया कि हम भी तुम पर अटैक कर सकते हैं। उसने इस्लामिक वर्ल्ड को यह भी बता दिया कि हम भी साथ खड़े हैं लीडरशिप के लिए। और इजराइल का भी मकसद पूरा हुआ कि उसने भी अटैक कर दिया और अटैक करके यह बता दिया कि हम चुकेंगे नहीं, जब भी हम पर कोई अटैक करेगा तो हम भी अटैक करेंगे ही, काउंटर अटैक करेंगे और पस्त करेंगे। तो उसका भी मकसद पूरा हुआ। उधर अमेरिका जो इजराइल को तो सपोर्ट करता ही है, साथ साथ वो इस्लामिक वर्ल्ड के कुछ खास कंट्रीज़ को तो सपोर्ट करता है, जैसे सऊदी अरब, कटार, यूएई वगैरह को तो करता ही है। हालांकि यूएई कभी अब इन सब चीज़ों में नहीं पड़ रहा है, वो अपने इस ऐसे लड़ाइयों से अपने आप को उसने बाहर कर रखा है, वो अपने ग्रोथ स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाने में लगा है। तो वो मिला जुला करके इस तरह से कभी एक्टिव नहीं होता है, वो अपनी तरह से चल रहा है, जो एरिया के लिए भी ठीक है और भारत के लिए भी ठीक है और दूसरे देशों के लिए भी ठीक है उस जोन के। तो एक स्थिति ये है। और उधर रसिया है, लेकिन ईरान के साथ और यूएसए का संबंध बहुत ही खराब है और उसके एवज में रसिया ने ईरान के साथ संबंध ठीक बना करके रखे हुए हैं, चाइना ने बना करके रखे हुए हैं और भारत ने भी बना करके रखे हुए हैं। ये भी एक एक्सिस है, आप इसे भी देखिए। तो एक तरफ जहाँ चाइना और इंडिया के रिलेशंस ठीक नहीं हैं और रसिया के साथ तो इंडिया के ठीक हैं, लेकिन फिर भी यहाँ एक एक्सिस यह भी है और एक एक्सिस यह भी है कि इंडिया रसिया, इंडिया यूएसए और थोड़ा आप इसराइल को भी साथ में लेकर के चल सकते हैं। तो अब इतने सारे कंट्राडिक्शंस और लेयर आफ्टर लेयर के साथ ये मिडिल ईस्ट का जो जियोपॉलिटिकल खेमा बटा हुआ है और चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बातें आपके लिए क्लियर हुई होंगी, लेकिन अब आगे क्या होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमास के साथ इसराइल का संबंध और वहाँ जो लड़ाई चल रही है वह कितनी जल्दी ख़त्म होती है और कितना जल्दी बातों का समाधान निकलता है। यूएसए के इंटरनल अफेयर्स में अगर आप देखें तो वो भी काफ़ी परेशानी से गुजर रहा है इस हमास की लड़ाई को लेकर के। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी हंगामा मच रहा है पैलेस्टाइन के सपोर्ट में, हमास के सपोर्ट में। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये अभी एक बड़ा ही एक सीरियस इशू है जिसे हमें समझना और जानना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपने काफ़ी बातों को समझा होगा, वहाँ की स्थिति की क्लैरिटी, कुछ गंभीरता जो है उसको क्लैरिटी के साथ समझा होगा। अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और इसे शेयर भी करिए, लाइक तो कर ही लीजिए।